तो आज दुनिया की दो महाशक्तियों की मुलाकात हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बातचीत करेंगे। खास बात यह है कि जिनेवा में यह मुलाकात हो रही है और यह बातचीत 4 से 5 घंटे चलने वाली है। जाहिर है भारत ही नहीं पूरी दुनिया की इस पर नजर है। एक बहुत बड़ा इवेंट है। दोनों ही नेता स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं, जिनेवा में। यहीं पर यह मुलाकात होनी है। अब देखने वाली बात यह है कि इस बैठक का भारत पर क्या असर पड़ता है, जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होता है। अमेरिका और रूस दोनों से ही भारत के अच्छे संबंध हैं, रणनीतिक संबंध हैं। अगर अमेरिका और रूस में संबंध बेहतर होते हैं तो चीन के विस्तारवाद की नीति पर भी लगाम लग सकती है, जो भारत के लिए फायदेमंद होगा। बाइडेन उस अमेरिकी सोच को बदलना चाहते हैं जिसमें कहा जाता है कि अमेरिका रूस और चीन के साथ यानी कि एक साथ वो नहीं निपट सकता। तो हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। भारत के पर्सपेक्टिव और एशिया के पर्सपेक्टिव और पूरी दुनिया पर इसका क्या असर रहने वाला है, उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत ही एमिनेंट पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मीरा शंकर हैं, अमेरिका में भारत की पूर्व राजदूत, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। और हमारे साथ आरती टिकू सिंह है, विदेश मामलों की जानकार। हमारे साथ रोविंदर सचदेव हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार। इसके साथ हमारे साथ अशोक सजना जुड़ रहे हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट और काफी इनको अनुभव है इस तरह की मीटिंग्स का। अचल मल्होत्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मीरा शंकर, मैं आपसे जानना चाहता हूं मैम, कितना इंपॉर्टेंट है जब आज हर इंटरनेशनल पेपर की यही हेडलाइन है, आज कुछ उस तरीके की मीटिंग एक्सपेक्ट की जा रही है मैम। इट्स लाइक कि प्री बाइडेन यानी कि ट्रंप और पुतिन वाला एरा एंड द पोस्ट बाइडेन, अमेरिका में बाइडेन प्लस अब पुतिन का एरा। क्या कुछ स्टेक पर है, और खास तौर से अगर हम इसको भारत के नजरिए से भी बाद में समझना चाहेंगे। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण शिखर है, पर इससे उम्मीद अभी ज्यादा नहीं करी जा रही। दोनों साइड जो हैं, यूएस में भी और रूस में भी, दोनों साइड ने ये कहा है कि कुछ ठोस नतीजा इसका शायद नहीं निकले, पर अगर एक फ्रेमवर्क बन जाता है, दोनों सहमत हो जाते हैं कि एक फ्रेमवर्क बनाए जिससे ये बातचीत आगे ले जा सकते हैं और तनाव कम हो सकता है दोनों देशों के बीच में, तो ये तो दुनिया के लिए अच्छा ही होगा और भारत के लिए तो खास तौर से, क्योंकि हमारे रिश्ते दोनों देशों के साथ बहुत अच्छे हैं और हम ये नहीं चाहते कि एक दूसरे के बीच में हमें चुनने का दावा दिया जाए। हम दोनों के साथ ही रिश्ते बनाना चाहते हैं। तो ये है कि 3-4 ठोस मुद्दे हैं जिसपे कुछ कोऑपरेशन या बातचीत का भी नतीजा निकल सकता है, और ये है सामरिक स्थिरता या संतुलन, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज और साइबर सिक्योरिटी। ये 3 चीज ऐसी हैं जिसमें हो सकता है कि कुछ बातचीत का नतीजा निकले। जहां तक परमाणु संतुलन की बात है, दोनों देशों ने नया स्टार्ट समझौता जो था उसको बढ़ाने का निर्णय तो ले ही लिया है 2026 तक, पर हो सकता है कि अब वो बातचीत शुरू कर ले कि 2026 तक कैसे इसको आगे ले जाया जाए। दोनों देशों ने कुछ शक भी जताया है कि रूस कहता है यूएस कंप्लायंस में नहीं है, यूएस कहता है रूस कंप्लायंस में नहीं है। तो कंप्लायंस, समझौते की कंप्लायंस की जो बातचीत है उस पे भी शुरुआत हो सकती है। तो ये दोनों देशों के लिए और पूरे विश्व के लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि ट्रंप की प्रेसिडेंसी में स्टार्ट ट्रीटी को बढ़ाया नहीं जा रहा था। दूसरा कि जो INF ट्रीटी थी, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर मिसाइल्स की, उससे भी दोनों देश हट गए थे और वो ट्रीटी रद्द कर दी थी। तो इससे विश्व के लिए रिस्क बढ़ता ही है। अच्छा है कि इस पे बातचीत शुरू हो जाए। दूसरी बात ये है कि यूएस में कई साइबर अटैक्स हुए हैं
उनके सरकारी डिपार्टमेंट्स पे भी, और हाल ही में एक रैंसमवेयर का भी अटैक हुआ है, जिससे पूरी वो पाइपलाइन, कोल्ड पाइपलाइन ही बंद हो गई थी यूएस में। तो उसके लिए भी, उसके ऊपर भी बातचीत होगी, क्योंकि जो हैक्स हुए थे, तो यूएस का कहना है कि वो रूस से थे। रैंसमवेयर का जो अटैक था उसका वो नहीं कहते, पर वो जो हैक्स हुए थे सरकारी दफ्तरों पे भी, वो मानते हैं कि शायद ये रूस से ही हैं। तो मैम, तो अगर दोनों देश साइबर सिक्योरिटी पे भी बातचीत शुरू कर लें तो ये दोनों देशों के लिए अच्छा ही होगा। बाकी तो काफी तनाव है उनके रिश्तों में, यूक्रेन को लेके, सीरिया को लेके, और अब आर्कटिक को भी लेके काफी तनाव है, अब बायलोरसिया को भी लेके। अब जैसे तो कि आपने इन पहले भी चीजों एड्रेस पे भी किया मैम, जैसे कि रूस को लेकर, यूक्रेन को लेकर के जो है दोनों के बीच में तनाव है। जो अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन में जो है वो शांति हो, रूस का दखल कम हो, लेकिन रशिया कुछ और चाहता है। साइबर को लेकर के, क्लाइमेट चेंज को लेकर के, न्यूक्लियर को लेकर के, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, अफगानिस्तान को लेकर के, आर्कटिक को लेकर के। अब एक ही मीटिंग में तो मुझे नहीं लगता कि टेबल पर सब आएंगे। एक सीबीएम के तौर पर जरूर इसे देखा जा सकता है, या फिर इससे आगे, क्योंकि इस मीटिंग के लिए बहुत कुछ तैयार भी किया गया। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि भारत के लिए भी काफी कुछ स्टेक पर है, भारत के लिए भी काफी कुछ निर्भर करेगा अगर ये दो महाशक्तियां एक साथ होती हैं। क्योंकि हम ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं ग्राफिकली, पुतिन बाइडेन मुलाकात में भारत के लिए क्या है। अमेरिका रशिया के साथ आने से विस्तारवाद कर लगाम लगाना आसान हो जाएगा, यानी कि चीन जो लगातार विस्तारवाद करता आ रहा है वो लगाना आसान हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका भारत का बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और अमेरिका ने खुलकर भारत का साथ दिया था जिस वक्त चाइना के साथ स्टैंड ऑफ हुआ था। वहीं चीन के खिलाफ विकासशील देश एकजुट हो सकते हैं, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरीके से चाइना को लेकर के कहा कि चाइना को हर्जाना देना पड़ेगा और चाइना को हर्जाना देना चाहिए, वुहान की जांच होनी चाहिए। बाइडेन भी चीन को लेकर के सख्त ही नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसा कोई नर्म रुख नजर नहीं आ रहा। और वहीं दूसरी तरफ रशिया को लेकर के अगर कोई पैक्ट होता है तो इसमें भारत का इंपैक्ट, भारत एज ए स्टेक होल्डर, आरती टिक्कू सिंह, और प्लस इस वक्त में जो है इंपॉर्टेंट कितनी है मुलाकात, और चाइना कैसे देख रहा होगा। देखिए, मैं एग्री करती हूँ मीरा जी के साथ कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने की ज़रूरत नहीं है। रशिया स्पेशली पुतिन के अंडर और अमेरिका बाइडेन के अंडर, मुझे लगता है इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बैगेज है, क्योंकि बाइडेन जो है वो बोरिस येल्सिन को सपोर्ट करने वाली एस्टैब्लिशमेंट, यूएस एस्टैब्लिशमेंट से आते हैं, उनका वो हिस्ट्री है। और पुतिन को लगातार उस एस्टैब्लिशमेंट ने अमेरिका में अंडरमाइन किया है, कोई लेजिटिमेसी किसी खास किस्म की दी नहीं है। और आपको ये भी पता होगा कि नेटो की जो वीकनेस हुई है ओवर द टाइम, वो इससे भी साफ जाहिर हुई जब रशिया ने हाल ही में अपने इतने सारे ट्रूप्स रीडिप्लॉय करके यूक्रेन की तरफ बढ़ाए, तो अमेरिका कुछ कर नहीं पाया। तो अगर आपके दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ कि ये हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट है, क्योंकि अमेरिका ने अपनी डिफीट स्वीकार नहीं की है। लेकिन देखिए, सोवियत यूनियन जब टूटा था तो एक यूएसएसआर की डिफीट का एक पॉइंट बना था, एक पिवटल पॉइंट था। अमेरिका भी एक बहुत ही एक क्राइसिस से गुजर रहा है, उसकी मिलिट्री पावर कमजोर हो गई है, उसकी टेक्नोलॉजिकल पावर को चैलेंज करने के लिए चाइना खड़ा है, उसका ओवरऑल पॉलिटिकल आप देख लीजिए कितना फैक्शनलिज्म है, बिल्कुल दो खित्तों में बढ़ चुका है अमेरिका, प्रो ट्रम्प और जो प्रो डेमोक्रेट्स है उनके दो खित्तों में बढ़ चुका है। तो एक बहुत पोलराइजेशन है अमेरिका में। दूसरी तरफ से रशिया जो है, रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, रशिया का इन्फ्लुएंस चाइना पे है, आर्कटिक में है, आप मिडिल ईस्ट को लीजिए वहां पे है, अफगानिस्तान में है। रशिया ओवरऑल जो है उसका इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया में भी है। तो अमेरिका का जो पिछले 30 साल में जो पॉलिसी रही कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद, वो ये कि जो उन्होंने इंटरवेंशन किया मिडिल ईस्ट में, साउथ एशिया में, वो सब फेल हो चुके हैं। जितने वॉर्स उन्होंने लड़ने थे अफगानिस्तान में, इराक में, सीरिया वगैरह, जहां पे भी उन्होंने इंटरवीन किया मिलिटरली, वो सब जगह फेल हो चुके हैं।
तो उस लिहाज से अगर आप देखा जाए, रशिया ने अपने स्टेप्स जो है पिछले 30 साल में बहुत केयरफुली, टैक्टफुली उठाए हैं। अपनी अलाइनमेंट्स उनकी बहुत टैक्टफुल रही है। अमेरिका का इनफैक्ट ये कहूंगी कि मिलिट्री वॉर्स पे उन्होंने इतना खर्चा किया कि वो अंदर ही अंदर खोखला हुआ, इकोनॉमिकली खोखला हुआ। तभी आज चीन उनको एक थ्रेट लग रहा है। चाइना जिसने पिछले 30 साल में सिर्फ इकोनॉमी पे फोकस किया और इंडिया को कॉर्नर करने की कोशिश की इकोनॉमिकली, तो उस वजह से अमेरिका आज एक थ्रेटनिंग सिचुएशन में है। एक तरफ अगर क्योंकि रशिया और चीन का एक रिलेशनशिप जो पिछले 30 सालों में बहुत स्ट्रांग हुआ, और चीन को वो चाहते हैं कि आइसोलेट करे, इंडिया से आइसोलेट करे, रशिया से आइसोलेट करे, बाकी पूरे एशिया में जितने भी उनके छोटे छोटे कंट्रीज है, फिलीपींस, वियतनाम, जापान, आप किसी भी कंट्री को ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया लीजिए, तो वो इन सब कंट्रीज को इकट्ठा करके, अलाइज को इकट्ठा करके चाइना के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। एग्जैक्टली अब तक क्या होता है कि एक कहीं ना कहीं हमने क्लैश देखा है। एक क्लैश जैसे क्या कहते हैं, एक वो सोवियत है, यानी कि एक तरफ रूस है, रशिया है, उसके अलाइज हुए, जहां पर अमेरिका का क्लैश होता है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है, और दूसरी तरफ अमेरिका और उसके अलाई हुए। अब अमेरिका, मेरे शंकर जी मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, अमेरिका इस मुलाकात में या इस मुलाकात के लिए राजी होकर के, फ्रेमवर्क करके, क्या एज एन एलाई रशिया के साथ काम करना चाहता है, एक दोस्त की तरह काम करना चाहता है, या फिर दोबारा वही स्थिति चाहता है कि टू रिकॉग्नाइज, मतलब कि रशिया रिकॉग्नाइज करे कि अमेरिका ही सुपर पावर है, या दोनों एक जैसे हैं? मेरे ख्याल से वो अपने जो रिश्ते हैं रूस के साथ उनमें एक स्थिरता लानी चाहते हैं, और न्यूक्लियर जो हिस्सा है उनके रिश्तों में, उसमें संतुलन और प्रिडिक्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, जो कि नहीं था ट्रम्प के जमाने में। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा ये है कि अब प्रश्न है कि क्या यूएस एक ऐसा मौका देख सकता है जिससे वो रूस के साथ अपने रिश्ते सुधार के जो विश्व का सामरिक संतुलन है उसको बदल सकता है कि नहीं। अभी तो नहीं कुछ चिन्ह इसके दिख रहे हैं, क्योंकि तनाव काफी है, और जो प्रेपरेशंस हुए हैं उसमें भी अभी तक इस नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं कि कुछ ठोस अग्रीमेंट्स इस शिखर में साइन होंगे। पर एक मौका जरूर है, क्योंकि जो तनाव रहा है रूस और अमेरिका के बीच में और जो बढ़ा है पिछले कुछ सालों में, उसका नतीजा ये हुआ है कि रूस को चीन की ओर ढकेला गया है। तो वो विश्व के संतुलन के लिए भी ठीक नहीं है, और भारत के लिए तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल हमारे हित में नहीं है। तो अगर यूएस और रूस के रिश्ते सुधरते हैं, तनाव कम होता है, तो हमारे लिए तो अच्छा होगा, विश्व की शांति के लिए अच्छा होगा। पर अभी कुछ ऐसे चिन्ह नहीं दिखाई दिए हैं कि बाइडेन की सरकार उसको एक निक्सन जैसे चाइना गए थे वैसा मौका ढूंढ रही हैं। नहीं, मुझे लगता है वो जो तनाव है रूस के साथ उसको कम करना चाहती है, और जिन एरियाज में वो रूस की सहायता चाहती है, जैसे क्लाइमेट चेंज या अगर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के ऊपर बातचीत शुरू करें। और मेरे ख्याल से शायद अमेरिका ये भी कोशिश करेगा कि अगले जो टॉक्स होंगे न्यूक्लियर आर्म्स को कम करने के लिए, उसमें और देश जैसे चीन है उनको भी लाया जाए। अब पता नहीं इसका कुछ कहीं निकला तो नहीं है, पर मुझे लगता है कि हो सकता है इस पे भी बातचीत हो। तो अभी तक तो ये नहीं लगा है कि एक बहुत ही
substantial अभी summit तो मैंने कहा ना मैम, होगा। अब इतने डिफरेंसेस इतने रहे हैं, क्लैश इतना रहे हैं, अब एकदम तो टेबल पे आकर के तो कह नहीं सकते कि अमेरिका के सीधे तौर पर रशिया के लिए या फिर पुतिन के सामने ही कहते जो बाइडेन की भैया आप करवा रहे थे हमारे यहाँ पर वायरस अटैक, आप यहाँ पर हमारे यहाँ स्पाइंग कर रहे थे, हमारे इलेक्शंस इंपैक्ट कर रहे थे, अब न्यूक्लियर की बात भी आ गई, चलिए इसके रिजॉल्व करते। जाहिर सी बात है, एक सीबीएम है, एक तरीका होता है, आप तो बेहतर जानती हैं। इस तरीके से आपने कहा कि चलिए यहाँ तक आना ही एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। थैंक यू मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये इंपॉर्टेंट इंपैक्ट देने के लिए। रुबिंदर, आप इसको यहाँ से आगे कैसे लेकर के जाएंगे? अब मैं यहाँ पर जोड़ देता हूं कि चाइना इसे कैसे देख रहा होगा उस वक्त पे जब अमेरिका की रिपोर्ट्स, अमेरिका बहुत साफ तरीके से कहीं ना कहीं सस्पिशियस है चाइना के रोल वुहान और कोरोना को लेकर के, और ऐसे में अमेरिका का रशिया के साथ जाकर के हाथ बढ़ाना। पहली बात, अगर आप देखेंगे जो G7 मीटिंग हुई, थोड़ा बाइडेन जाकर के उनसे मिल रहे हैं, एक तरह से मुझे ये लग रहा है जैसे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी ना, उसके बाद मॉल्टा कॉन्फ्रेंस इत्यादि हुई थी। हाँ रविंदर, मैंने कोई टेक्निकल शायद इशू आया, कोई ऑडियो में दिक्कत है, मैं आपका फोन डिस्कनेक्ट करवा के दोबारा ठीक करवाता हूँ। अशोक सज्जनवार साहब, आप इसी प्रश्न को आगे कैसे लेकर के जाएंगे? चाइना कहाँ खड़ा है, फिर चाइना जहां पर चाइना का स्टेक जुड़ जाता है, जाहिर सी बात है फिर भारत बहुत अच्छे से इसे देख रहा होगा। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए मैं कहूंगा जो ये मुलाकात हो रही है ये अपने में बहुत अहम है। 5 महीने के अंदर अंदर जो बाइडेन ने ये पहल की है, क्योंकि वो भी चाहते हैं जो संबंध रूस के साथ सामान्य हो। देखिए दोनों में से कोई साइड भी ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है जो कोई पाथ ब्रेकिंग या कोई ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण कोई ऐसा समझौता किया जाएगा या कोई ऐसी पहल की जाएगी, परंतु दोनों की तरफ से, पुतिन और जो बाइडेन की तरफ से, दोनों की तरफ से उन्होंने अच्छी तैयारी की है जिससे कि उनके जो संबंध आगे चलते हुए सामान्य हो, बैलेंस्ड हो, प्रिडिक्टेबल हो, नॉर्मल हो। इसमें जो बाइडेन का एक और भी वो है हित निहित है जो वो चाहते हैं। उन्होंने चाइना को अपना सबसे बड़ा कंपेटिटर उन्होंने करार दिया है, और अभी आपने देखा है G7 से आए हैं, नेटो से आए हैं, वहां पर उन्होंने उसको चाइना को एडवर्सरी करार दिया है, सिस्टमिक राइवल करार दिया है। तो अगर उनका इनके साथ जो संबंध हैं तनावपूर्ण रहेंगे, अमेरिका के और रूस के संबंध तनावपूर्ण रहेंगे, तो वो अपना पूरा ध्यान चीन के साथ डील करने में नहीं लगा पाएंगे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है जो उन्होंने अपनी इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत में ही उन्होंने पुतिन से मुलाकात करने का ये बात बनाई है, जिससे कि अगर ये नॉर्मलाइज हो जाते हैं, और आपने देखा होगा जो उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था जो पुतिन को कोई जरूरत होगी सीरिया में, अगर उन्होंने अपना वो कम करना है, कैसे वहां पर नॉर्मल सिलानी है, लिबिया में कैसे करना है, तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें दोनों नेता बात कर सकते हैं और कुछ समझौता हो सकता है। पुतिन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए 2014 से जब से यूक्रेन का क्राइसिस हुआ है और क्राइमिया को उन्होंने एक रेफरेंडम के द्वारा अपने में मिला लिया है, तब से सैंक्शंस बहुत लगे हैं वेस्ट की तरफ से, अमेरिका की तरफ से और यूरोप की तरफ से, और इससे उन्होंने बिल्कुल रूस को, चीन को जिसे एम्ब्रेस में कहा जाता है, चीन के आगोश में उन्होंने डाल दिया है। तो पुतिन भी इतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है वहां पर चीन के साथ, उनके संबंध इतने ही बिल्कुल उनकी डिपेंडेंसी हो गई है और वो उसमें जूनियर पार्टनर बन गए हैं। तो वो ये चाहते हैं जो अगर कुछ नॉर्मलसी आती है, उनके ऊपर से जो प्रेशर है, दबाव है, वो हटेगा, सैंक्शंस कम होंगे, तो फिर उनके नॉर्मल रिलेशंस हो पाएंगे। देखिए उनका बहुत, वो अपने गैस बनाते हैं, ऑयल बनाते हैं, सभी चीजें ये एक्सपोर्ट करते हैं। यूरोप इनके लिए बड़ा अच्छा मार्केट था, परंतु जब से ये सैंक्शन लगे हैं तब से ये सारा मार्केट खत्म हो गया और उनकी डिपेंडेंसी पूरी चीन के ऊपर आ गई है। तो वो चाहेंगे जो अगर थोड़ी नॉर्मलसी हो जाती है तो उनको इससे भी राहत मिलेगी। उनका डिपेंडेंस चीन पर, अपना जो है रशिया का भी अपने एक स्टेक हो, चीन को लेकर बात कर सकते हैं, सीरिया को लेकर के रशिया जो अपनी कंसर्न्स रख सकता है। तो ऐसे में मैं बार बार जैसा कि हम जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि भारत के पर्सपेक्टिव से समझने से बहुत ज्यादा जरूरी है, और कौन बेहतर हो सकता है, अचल सर से बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना है, उसके बाद मैं शुरुआत आपसे करूंगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.